नमस्कार, मैं राजू कुमार झा और अभी हमारे साथ एक खास मेहमान हैं जिनका नाम है सोनिया दुहन। सोनिया दुहन के बारे में आपको थोड़ा सा ग्लिम्स पहले बता दूं, उसके बाद इनसे विस्तार से बातचीत करेंगे। आपको याद होगा 2019 और 2022 का वो मामला जब महाराष्ट्र में एनसीपी की कुछ नेता रिजॉर्ट पॉलिटिक्स हुई थी और उसमें से विधायकों को होटल में ठहराने का काम हुआ था, जिसमें एनसीपी के भी विधायक थे और उसी विधायक में से 5 में से 3 विधायक को छुड़ाने में कामयाब रही थी। मतलब कामयाब इसलिए कह सकते हैं कि उन्हें जबरदस्ती होटल में शिफ्ट किया गया था ताकि सत्ता परिवर्तन हो सके। वो काफी मामला चर्चित रहा था। उसके बाद से इन्हें जेम्स बॉन्ड के जैसे भी कहा जाने लगा कि एनसीपी की जेम्स बॉन्ड है। तब एनसीपी में 2 फाड़ नहीं हुए थे, तब सिंगल एनसीपी हुआ करती थी। लेकिन अब एनसीपी भी बढ़ चुका है और बहुत सारी चीजें बदल चुकी हैं और अब सोनिया दुहन भी एनसीपी शरद पवार वाली पार्टी को छोड़कर अब कांग्रेस के दामन थाम लिए हैं। हालांकि अब नए बॉस भी इनके हो गए और फिर पुराने बॉस को छोड़कर नए बॉस में आ गए हैं। तो सबसे पहले सोनिया जी, आपका न्यूज तक में बहुत बहुत स्वागत है। और हम कहानी इसी से शुरू करते हैं कि आखिर रिजॉर्ट पॉलिटिक्स की जरूरत क्यों होती है। पहले तो आपको और आपके सारे दर्शकों को मेरी तरफ से हरियाणवी राम राम। और रिजॉर्ट पॉलिटिक्स की ज़रूरत नहीं होनी चाहिए। मेरा तो वही जो सारा रोल रहा है, रिजॉर्ट पॉलिटिक्स को ख़त्म करने का मेरा रोल रहा है। तो मुझे नहीं लगता कि ये होनी चाहिए। ये किसी तरीके से जो ये रिजॉर्ट पॉलिटिक्स का आजकल ये ट्रेंड चल रहा है कि उठाओ विधायकों को लेके जाओ और जो भी उनसे सेटलमेंट करनी है वो सेटलमेंट करके बाद में जिसके साथ आप सरकार बनाना चाहो बनाओ, ये बिल्कुल गलत है, ये नहीं होना चाहिए। प्लस मैं एक बात कहना चाहूँगी, मैं इसके कम्प्लीटली अगेंस्ट हूँ, इसीलिए उन एमएलएज को निकाल के मैं लेके गई थी। अगर मैं इसके फेवर में होती तो मैं क्यों निकालती। लेकिन ये देखिए, ये बहुत ज्यादा जब हम लोग न्यूज बताते हैं तो दर्शक भी सोचते हैं कि यार ये विधायकों को कैसे शिफ्ट किया जाता है, क्योंकि ये आम चीज तो है नहीं, आम बात तो है नहीं कि विधायक को, एक आम नागरिक है, उसकी किडनैपिंग हो जाए या फिर बोल दिया जाए कि ले लो 1000 रुपए और 10,000 या 12,000 और तुम हमारे साथ शिफ्ट हो जाओ। तो ये क्या जबरदस्ती उसमें रखा जाता है? देखिए कई तरीके के मामले होते हैं। कई बार जब पार्टी मतलब विधायकों को जैसे 2019 का वाकया अगर हम लेते हैं तो हमारी पार्टी ने भी होटल में अपने एमएलएज को रखा था। उनको इसलिए रखा गया था क्योंकि वो एकजुटता से साथ में रहें और साथ में रह सकें। उनको ज़बरदस्ती नहीं रखा गया था, क्योंकि जिस मैंडेट से, जिस पार्टी के मैंडेट से वो लोग जीत के आए थे, जिस पार्टी के लिए लोगों ने वोट किया था, उसी पार्टी के साथ रह सकें, इसलिए उन्हें होटल में रखा गया था, ताकि कोई लालच ना दिया जा सके या और बाकी सारी चीज़ें ना हो। दूसरा अगर मैं आती हूँ, कुछ तरीके में हम देखते हैं कि कभी-कभी किसी एक पार्टी के कुछ एमएलएज़ को दूसरी पार्टी अपने किसी रिज़ॉर्ट में शिफ्ट कर देती है या कहीं पे भी शिफ्ट कर देती है, उन्हें छुपा दिया जाता है। तो उस केस में क्या होता है, कई बार आजकल हम बड़ा ईडी, सीबीआई, इनकम टैक्स, ये सारी चीज़ों को बहुत ज़्यादा देख रहे हैं। बहुत सारे लोगों पे केसेस होते हैं, बहुत सारे लोगों को लालच दिया जाता है। तो इस तरीके से ये जोड़-तोड़ की जाती है और आजकल तो बहुत ही ट्रेंड चल रहा है जोड़-तोड़ की पॉलिटिक्स का। बीजेपी ने इसको बहुत ज़्यादा ट्रेंडिंग किया हुआ है कि लोग किसी के लिए भी वोट करें। सपोज़ मैं वोट कर रही हूँ कांग्रेस के लिए या एबीसी, मतलब लेट्स नॉट से पार्टी ओनली। मैंने ए के लिए वोट किया लेकिन बी उठी और बी ने उस ए वाले को उठाया और मैं देख रही हूँ मेरा विधायक तो गया। जिसको मैंने वोट किया, जिस पार्टी की विचारधारा को वोट किया, वो तो गया। उसको लालच दे दिया जाता है मंत्री बनाने का, या बेचारे के बहुत सारी अगर कोई पुरानी ऐसी चीज़ें हैं, फाइल्स हैं ईडी का, सीबीआई का, उसको डरा के और बाद में अपनी वॉशिंग मशीन में डाल के वो विधायक भी साफ, बाकी भी साफ, वो केस भी रफा दफा और बाकी सब पता ही नहीं कहाँ चला गया। और बाद में वही लोग, थोड़े दिन पहले वो करप्ट होते हैं, बाद में वो संत बन के संदेश देते हैं मंचों से और उस पार्टी के लिए काम करते हैं। जैसे आप अजीत पवार की तो बात नहीं कर रहे हैं, अजीत पवार पर भी ऐसे ही था और बाकी भी नेता हैं जो वहाँ पर। देखिए मैं नई-नई कांग्रेस में आई हूँ, तो लेकिन मेरा 10-12 साल का जो सारा राजनीतिक करियर रहा है वो एनसीपी के साथ ही रहा है। तो हमें मतलब एनसीपी को थोड़े दिन पहले तक एक बार मध्य प्रदेश में माननीय जो हमारे प्रधानमंत्री हैं, उन्होंने बोला था एक पार्टी है जिसका नाम है नेशनलिस्ट करप्ट पार्टी, मीन्स एनसीपी। मतलब वैसे तो अगर हम सीधी-सीधी भाषा में बात करें तो वी आर नेशनलिस्ट कांग्रेस पार्टी, बट
मोदी जी के लिए या उनकी ईडी सीबीआई के लिए या उनकी सरकार के लिए, वी वर नेशनलिस्ट करप्ट पार्टी। और उस करप्शन के सबसे बड़े चार्जेस जिनका नाम आपने लिया उन पे लगाए गए थे, और आज वही उनके साथ बैठ के सत्ता का सुख भोग रहे हैं। तो ये सबसे बड़ा एग्जाम्पल है, लिविंग एग्जाम्पल है कि किस तरीके से लोग पाक साफ हो जाते हैं और क्या बोलते हैं, थोड़े दिन पहले वो सही नहीं होते हैं। अगर पहले ये जाने तो 2022 में भी ऐसा ही गेम हुआ। उसके बाद जब जब भी ये विधायक की तोड़-मोड़ क बनती है, तो उस वक़्त में एक बार तो ऐसा हुआ था कि अजीत पवार जो थे, वो सुबह-सुबह 5 बजे डिप्टी सीएम बन गए कि हमारे पास बहुमत है, और फिर जाके उन्होंने मनाना शुरू किया, तो फिर वो हट गए सभापद से। तो तब तो आप एनसीपी में थी। तो एक्चुअली ये अंदर में मामला खेल क्या चलता है? और आपने सबसे ज़्यादा जो चर्चा हुई थी कि आप एनसीपी के लिए जेम्स बॉन्ड बनी, और आप तब जाके गुरुग्राम के जिस होटल में ठहराया गया था वहाँ घुसकर उसे बाहर निकाली। तो ये कैसे हुआ था खेल, थोड़ा? एक्चुअली हुआ क्या था, अजीत पवार जी ने दादा बोलते हैं महाराष्ट्र में अजीत पवार जी को, मतलब बड़े भाई। तो दादा ने जाके सुबह सुबह जाके ओथ ले ली थी विद फ्यू एमएलएज, और जाके क्योंकि वो हमारे एलओपी थे लेटर हमारी तरफ से। सो उन्होंने सब एमएलएज के भी पे उनकी तरफ से लेटर जारी हो गया था कि हम लोग बीजेपी को समर्थन करते हैं। तो कुछ विधायक यहाँ महाराष्ट्र से लाके रातों रात यहाँ हरियाणा में ओबरॉय होटल में गुड़गांव में छुपा दिए गए थे, और ये बीजेपी का काम था। मतलब कहाँ चले गए कहाँ नहीं चले गए किसी को कुछ मालूम नहीं था। एक डेढ़ दिन तक तो ये तस्वीर ही साफ नहीं हो पाई, हमें पता ही नहीं चल पाया कि वो हैं कहाँ। फिर बाद में पता चला कि किसी एक ओबरॉय में है। किस ओबरॉय में है एनसीआर के मालूम नहीं, क्योंकि दिल्ली में भी है, नोएडा में भी है, गुड़गांव में भी है। होटल्स तो क्योंकि सारी चारों तरफ एनसीआर का रीजन है, बड़े बड़े होटल्स हैं, 5 सितारा होटल हर जगह हैं। तो फिर बाद में जब लास्ट में पता चला था कि ये गुड़गांव में है, और बहुत लंबी स्टोरी है, मतलब हम बहुत लेंथ में नहीं जाते हुए, तो 4 एमएलएज वहाँ पे थे, 4 में से 3 हमने निकाले थे। जो एक बच गया था, तो वो एक बाद में रात को हम उसको फिर निकाल के मेरे साथ ही निकाल के लाए। कैसे निकालते हैं? यही तो जनता के बीच में कि ये कैसे, ये पहले तो विधायक चले कैसे जाते हैं, और दूसरा कि वो निकाले कैसे जाता है उनको? क्या कोई लोभ लालच या फिर पैसा कुछ ऐसा दिया जाता है ऑफर कि आ जाओ मैं तुम्हें मंत्री पद ये वो? मुझे नहीं मालूम कि लोभ लालच, क्योंकि मैं अभी तक एमएलए बनी नहीं हूँ, तो मुझे मालूम नहीं है कि ऐसा कोई लोभ लालच होता होगा। लेकिन हाँ, विचारधारा से बड़ा कोई लोभ लालच नहीं होता। तो मैंने तो मेरी नहीं त्यागी। मैं अगर मेरी पार्टी भी मैंने आज छोड़ी है, तो मैं अपनी विचारधारा वाली पार्टी में ही गई हूँ। जाने को मैं सत्ता पक्ष में भी जा सकती थी, जाने को मैं कहीं और भी जा सकती थी, लेकिन मेरे लिए मेरी विचारधारा ज़्यादा मायने रखती थी। तो मैं एनसीपी से, जो एक छोटे भाई हैं, बड़े भाई कांग्रेस के पास ही गई हूँ, क्योंकि मैं हमेशा एक कांग्रेस की विचारधारा के लिए काम किया है। तो मेरे लिए तो विचारधारा से बड़ा कोई लालच नहीं है। हाँ, कुछ लोगों के लिए होता होगा, किसी के लिए मंत्री पद बड़ा लालच होता होगा, किसी के लिए पैसा बड़ा लालच होता होगा, या किसी के लिए अपने बेचारे को केसेस हटवाने हैं तो वो बड़ा लालच होता होगा, डर जिसको बोलते हैं। तो जीवन में अगर किसी को तोड़ना है, डर या लोभ, 2 ही चीज़ें होती हैं। तो हो सकता है किसी को डर से तोड़ा हो, किसी को लोभ में तोड़ा हो। लोभ कोई भी हो सकता है और डर भी कोई भी हो सकता है। तो हम उस वक्त थी कि अभी नए, जब आप पुराने बॉस से नए बॉस में अब आए हैं, पुराने बॉस को छोड़ के, तो ये क्या आसान होता है कि, या फिर क्या हो गई, कौन सी नाराजगी थी जिस वजह से आपको एनसीपी से आए? देखिए राजू जी, जब आप किसी के साथ 10-12 साल काम करते हैं और आपका लेने का समय आता है, मतलब राजनीति ऐसा नहीं है कि आपको कोई मंथली सैलरी मिल रही है और समबडी इज़ पेइंग यू। राजनीति आप श्रद्धा से करते हो, किसी एक नेता में श्रद्धा दिखा के आप काम कर रहे हो रात दिन। आप अपना टाइम लगा रहे हो, आप अपना जीवन का समय दे रहे हो, क्योंकि समय से ज़्यादा इम्पोर्टेंट मेरी नज़र में कुछ नहीं है। और मैंने मेरे जीवन के 10 से 12 साल एनसीपी को दिए हैं। तो आज क्योंकि हरियाणा में इलेक्शन होने वाला है, या हरियाणा की पॉलिटिकल अगर मैं सिनेरियो की बात करूँ, तो आज मेरा लेने का समय था पार्टी से। तो कुछ नाराज़गियाँ बहुत ज़्यादा बढ़ी रही होंगी, या कुछ ऐसी नाराज़गियाँ रही होंगी जिसको मैं इग्नोर नहीं कर सकती थी। और मेरा जब वो बोलते हैं ना फल पाने की का टाइम था, तब मैंने पार्टी बदलने का सोचा। दूसरी बात, आप बॉसेस की बात कर रहे हैं। बॉसेस होते हैं क्या बोलते हैं कॉर्पोरेट में, जहाँ आपको पे चेक मिलता है हर मंथ,
यहाँ बॉसेस नहीं होते हैं, यहाँ श्रद्धा होती है एक नेता में, यहाँ लीडर होता है आपका। और पार्टी के लिए मेरे जितनी अगर किसी और लड़की ने इतनी डेयरिंग से अगर काम किया हो तो आप बताइएगा, चाहे कोई भी भाई सत्ता पक्ष हो या सामने ओपोजिशन हो, किसी लड़की ने अगर मेरे जितनी डेयरिंग से और मेरे जितनी डेडिकेशन से काम किया हो तो आप मुझे बताइएगा, आई वुड रियली गो एंड वुड लाइक टू मीट दैट गर्ल। क्योंकि मुझे पता है कि मैंने किस किस खतरे को उठा के पार्टी के लिए काम किया है। गुवाहाटी जैसे जगह पे जहाँ देखते ही गोली मारने तक की भी ऑर्डर्स थे, उन जगहों पे भी मैंने होटल्स में जाके पार्टी के लिए काम किया है, सारी चीज़ें करी हैं। तो कुछ बड़ी नाराज़गियाँ तो रही ही होंगी। तो वैसे ही अगर देखें तो सिंपल में कुछ बताना चाहेंगे ऐसे, क्योंकि चर्चा इस बात को है कि सुप्रिया सुले और आपके बीच में कुछ ऐसे अनबन हुई, लेकिन कहानी निकल कर नहीं आई कि आपने क्यों उनको छोड़ा, क्योंकि आप एक तरह से शरद पवार जी को गुरु मानते हैं राजनीति आज भी मानती हूँ। तो फिर एक गुरु के पास से कुछ तो ऐसे हुई होगी, यूं ही कोई बेवफा नहीं होता, ऐसे तो कुछ तो हुआ होगा। बेवफा वाला जो शब्द है वो शायद उस समय सही होता मेरे लिए बोलना, अगर मैं सत्ता के लिए गई होती। क्या आज मैं बीजेपी में चली गई, भाई प्रदेश में बीजेपी की सरकार है, सेंटर में अगले 5 साल बीजेपी की सरकार है, मैं तो नहीं गई। मैं तो एक संघर्ष को छोड़ के दूसरे संघर्ष में आई। या मैं बेवफा उस दिन होती जिस दिन पार्टी का स्प्लिट हुआ और मैं अजीत पवार के साथ जाके बैठ जाती। उस दिन सोनिया दुहन ही यहाँ ऑफिस का कब्जा लेने के लिए लड़ रही थी, अकेली 100 लोगों से लड़ रही थी, पुलिस वालों से लड़ रही थी और ऑफिस का कब्जा छुड़वाया था, पेपर्स बचाए थे। ये वही सोनिया दुहन है। और आप कह रहे हैं अगर मेरा फेथ पवार साहब में नहीं होता, मैं पवार साहब को लीडर ना मानती, तो मुझे क्या ज़रूरत थी ये सारी चीज़ें करने की। और रही बात मेरा और सुप्रिया जी की बात, देखिए मैं लीडर हूँ और मैं लीडर जैसा ही ट्रीट होना चाहती हूँ। मैं किसी की स्लेव नहीं हूँ और ना ही मैं ट्रीट होंगी। मैंने राजनीति रिस्पेक्ट के लिए की है और रिस्पेक्ट मिलेगी तो मैं रहूँगी, नहीं तो नहीं। नहीं, मेरा मतलब ये आप पे एलिगेशन नहीं है कि आपने बेवफाई निभाई। क्या ये सुप्रिया सुले जी की तरफ से कुछ हुआ, या फिर ऐसा क्या हुआ इतना अति हो गया है कि हम अब यहाँ रह नहीं सकते और हम चले जाते हैं एनसीपी छोड़ के? जब हम राजनीति में जहाँ से हमने शुरू की, क्योंकि अगर आप चाहती तो उस वक्त या फिर बीच में भी आप हरियाणा से राजनीति शुरू कर सकती थी, आप हरियाणा से जुड़ी हुई हैं, लेकिन आप महाराष्ट्र में आपने 10-12 साल दिया, महाराष्ट्र की राजनीति को समझी, महाराष्ट्र की राजनीति को अच्छे से फलता फूलता बढ़ता हुआ भी देखी। और अभी महाराष्ट्र में भी चुनाव है, महाराष्ट्र में भी विधानसभा चुनाव है, और चुनाव से और लोकसभा चुनाव से पहले आना, और उसमें भी उसके लिए जिसके लिए एक पार्टी को सारे मीडिया हाउस ये कह रही हैं कि वो लेडी जेम्स बॉन्ड के जैसे काम की, तो कोई यूं ही तो नहीं जाएगा। कुछ ऐसे तो है, कुछ चीजें जो बिल्कुल है। देखिए, पहली बात, सिर्फ महाराष्ट्र की पॉलिटिक्स नहीं करी मैंने, पार्टी के लिए दिल्ली की राजनीति करी, नेशनल्स की पॉलिटिक्स करी। अगर मेरी जिम्मेवारियों की आप लिस्ट देखेंगे, इतनी लंबी है। मुझे जहाँ पे भी भेजा गया, जिस भी जिम्मेवारी के साथ भेजा गया, चाहे वो सही है या गलत है या जो भी जिस तरीके का है, मैंने विदाउट थिंकिंग, क्योंकि जिस प्रदेश से मैं आती हूँ, हरियाणा से, तो हम या तो किसी के होते हैं या तो हम नहीं होते हैं, मतलब हमारे लिए बीच वाला रास्ता नहीं होता है। तो मैंने पार्टी के लिए इतनी शिद्दत से काम किया है कि मुझे जिस क्षेत्र में भी भेजा गया, चाहे कहीं को इंचार्ज बना के, कोऑर्डिनेटर बना के, या किसी भी और जिम्मेवारी से, मैंने 100% अपना दिया है और 100% देने की कोशिश की मैंने मेरी तरफ से। और चाहे मैं स्टूडेंट की नेशनल प्रेसिडेंट रही हूँ, नेशनल स्पोक्स पर्सन रही हूँ, या जो भी सारी जिम्मेवारियाँ रही हूँ। रही बात कि एक इंसिडेंट या ऐसा नहीं था, पिछले 1.5-2 साल से सीरीज ऑफ इंसिडेंट्स होते चले गए, बट लास्ट में किसी एक दिन आपका ऐसा दिन आता है कि आपका स्वाभिमान एकदम चूर चूर कर दिया जाता है। वो शायद वो लास्ट दिन था दैट आई स्पोक आउट। चलिए, ये तो देखिए अब आई हैं तो एनसीपी को भी कहीं ना कहीं झटका है ही, लेकिन हरियाणा के राजनीति को लेकर अभी नया कांग्रेस के तरफ से कोई ऐसे प्लान आया आपके पास, कोई ऐसा पद का कि हाँ अगर आप वो छोड़ के आई हैं, दीपेंद्र हुड्डा जी हों या फिर? देखिए, जब मैं दीपेंद्र जी से मिलने गई थी या दीपक बाबरिया जी से जब मेरी भेंट मुलाकात हुई थी, तो मैंने किसी भी पद का नहीं बोला, मैंने किसी भी मतलब कंडीशनल मेरी कोई भी ज्वाइनिंग नहीं थी। मैंने सिर्फ इतना ही बोला था, स्वाभिमान के लिए 12 साल की मेहनत
छोड़ के आ रही हूँ, सिर्फ यही चाहिए। बाकी जो आप जिम्मेवारी लगाएंगे, पार्टी चाहे मुझे बोले भाई संगठन में काम करना है, संगठन में काम करूंगी, इलेक्शन लड़ना है इलेक्शन लड़ूंगी, या एज अ कार्यकर्ता, भाई पार्टी के लिए सारे कार्यकर्ता हैं, पार्टी भगवान है, पार्टी के लिए हम सब कार्यकर्ता हैं और हर लीडर को एज अ कार्यकर्ता ही काम करना चाहिए। तो मैं एज अ कार्यकर्ता ही काम करना चाहती हूँ पार्टी के लिए। महाराष्ट्र से अगर आप रिप्रेजेंट कीजिए यहाँ कांग्रेस की तरफ से, तो ऐसा नहीं लगता कि आप भी विधानसभा में अगर अलग अलग जड़ेंगे तो आप दोनों एक दूसरे से शिकायत करेंगे, फिर आमने सामने होंगी? देखिए हम एक आइडियोलॉजी के लिए काम कर रहे हैं। गुरु की शिकायत करना पड़ेगा फिर? नहीं, मैं बिल्कुल नहीं करूँगी और मेरे गुरु की कोई शिकायत नहीं। मेरे गुरु माननीय शरद पवार साहब हैं, उनसे मुझे ना कभी कोई शिकायत थी, ना है और ना कभी हो सकती है। ये बात मैं बिल्कुल साफ-साफ करना चाहती हूँ। दूसरी बात, मैं बीजेपी में नहीं गई हूँ जो मुझे जाके उस पार्टी को घेरना पड़ेगा। मैं इंडिया अलायंस से इंडिया अलायंस में ही गई हूँ। मतलब उसी विचारधारा के लिए मैं काम कर रही हूँ जिस विचारधारा के लिए मैं पहले काम कर रही थी। इट्स जस्ट एक पार्टी के सिंबल को छोड़ के मैं दूसरी पार्टी के सिंबल की तरफ गई हूँ, बस इतना ही फ़र्क है। और रही बात साहब के लिए कुछ बोलने की, मैं जीवन में कभी नहीं सोच सकती। मेरे लिए वो भगवान जैसा दर्जा रखते हैं, मेरे लिए वो पूजनीय हैं। मैं उनके लिए कभी, मैं अगर मुझे पार्टी बोले भी, कोई भी पार्टी कल को भी बोले कि आप जाइए और हम आपको ये देने को तैयार हैं और माननीय साहब के सामने आपको खड़े होके ये 4 बात उनके अगेंस्ट बोलनी है, आई विल नॉट टेक दैट रिस्पॉन्सिबिलिटी, रादर आई विल क्विट ऑन दैट रिस्पॉन्सिबिलिटी। मैं ये नहीं कर सकती। ये महाराष्ट्र, मेरे असूलों के खिलाफ। अच्छा, महाराष्ट्र की राजनीति से मुझे याद है कि इन दिनों महाराष्ट्र की बहुत ज़्यादा चर्चा है कि महाराष्ट्र की राजनीति में ना कभी भी उथल पुथल हो जाए, जो कभी बिहार में हुआ करती थी कि नींद सो के आप सो रहे हैं और सुबह किसी और की सरकार बन जाती है। ऐसा ही सिचुएशन अभी महाराष्ट्र में भी दिख रहा है कि महाराष्ट्र की राजनीति आपकी नज़र से कैसी होती जा रही है इन दिनों? अ, महाराष्ट्र को अगर हम राजनीतिक तौर से नया बिहार बोलें तो कोई बड़ी अलग बात नहीं होगी। जैसी राजनीति पहले जोड़ तोड़ की रोज बिहार में चलती थी, आज के दिन हमें महाराष्ट्र में देखने को मिलती है। रात को सोते हैं, सोचते हैं हमारी सरकार है, सुबह उठते हैं अरे सरकार तो बची ही नहीं, फिर देखते हैं अरे ये भी आ गए, अरे ये भी चले गए। मतलब हर रोज ये अरे किंतु परंतु ये सब कुछ चल रहा है। बहुत ज़्यादा मतलब उठापटक है और इस उठापटक को कहीं ना कहीं शांत करने की ज़रूरत है, क्योंकि अगर देश में इस तरीके का ट्रेंड चला तो लोकतंत्र बहुत ज़्यादा खतरे में आ जाएगा। लोकतंत्र खतरे में, तो ऐसे पे चुनाव भी लड़ा गया था इंडिया गठबंधन की तरफ से, तो इंडिया गठबंधन में ऐसा नहीं लगता कि कुछ ऐसा होता कि वो बहुमत के आंकड़े ले लेती? कहीं कहीं कहाँ कहाँ भी लगता है कि थोड़ा थोड़ा हमें मैनेज करना है, चूक हो गई कि अब आए हैं तो कम से कम, नहीं तो हम 2 स्टेट को लेकर तो चर्चा कर ही सकते हैं, जैसे हरियाणा और महाराष्ट्र, तो इन सब के लिए विधानसभा, दोनों जगह विधानसभा इसी साल। हरियाणा और महाराष्ट्र की अगर हम बात करें तो हमारी परफॉर्मेंस 2019 और 2014 से बहुत 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 ज़्यादा अच्छी रही है। तो मुझे लगता है कि इम्प्रूवमेंट जो हमें करनी चाहिए थी, हमने दोनों ही स्टेट्स में, लेट्स नॉट टॉक बड़ा पूरे देश की बात ना करके, दोनों स्टेट में मैंने काम भी किया है। और मैं दोनों, एक में मेरा जन्म हुआ है और एक तरीके से मेरा राजनीतिक जन्म हुआ है एक स्टेट में, तो दोनों ही एक तरीके से मेरी जन्मभूमियाँ हैं। तो दोनों ही स्टेट में हमने बहुत अच्छा फाइट बैक किया है। और जो ये लोग सोच रहे थे, जो बीजेपी सोच रही थी दोनों स्टेट में कि ये जोड़ तोड़ करके और ये ईडी सीबीआई का जो ये डर दिखा के सोच रहे थे, और जो किसानों के साथ हरियाणा में करके, उनके बच्चों के साथ करके ये सोच रहे थे फिर भी आ जाएंगे, तो नहीं। और स्पेशली अगर हरियाणा की बात करूं तो हमारा एक कहावत है, मतलब मैं हरियाणवी में ही बोलना चाहूँगी, हमारा एक कहावत है कि भाई प्रधान हरियाणा है यू अम्बनास कहाँ, तो जितनी तेजी तो हम बनाया करा ना, उतनी ही तेजी तो हम गेड़ा भी करा। हाँ, और यह चीज़ हमने बीजेपी तो दिखाई है कि हम किसान हैं। हम वो किसान हैं जो 50,000 रुपये ठेके का 1 एकड़ जमीन लेके और उस 50,000 एकड़ पे और 20-50,000 रुपये लगा के और भगवान की एक बारिश से सारा तहस नहस होके भी हम अगली फसल इस उम्मीद से बोते हैं कि शायद ये हो जाए और फिर शायद हमारी अगली फसल हो जाए, फिर हम अगली उम्मीद से बोते हैं। तो हम वो लोग हैं जो कभी नहीं हारते, हम लड़ना जानते हैं, हम तो भगवान से लड़ लेते हैं। तो या तो बीजेपी है, इसका तो काम ही क्या है। तैयारी पूरी होगी। अच्छा, एक चीज़ मुझे समझ में आता, राजनीति से लोग कभी कभी कन्नी काट लेते हैं कि चलो यार 12 साल आपने, आपके जो मैं जानकारी निकाल रहा था उसमें ये कि आप पायलट भी पायलट के ट्रेनिंग के लिए गई, ली भी,
और उसके बाद आपने बीएससी किया और उसके बाद राजनीति में अचानक से 21 से, और तब से आपने ना सांसद ना विधायक ना कोई। देखिए, ना सांस मेरी उम्र, मतलब अगर आप देखेंगे, आई एम 32 राइट नाउ, तो मेरी 21 लड़ने। साल में ही आपने राजनीति हाँ में जी, एनसीपी मैंने महाराष्ट्र में एंट्री ली। एंट्री तभी से ले ली थी, और महाराष्ट्र से मैंने एनसीपी से मेरा इंट्रोडक्शन हुआ था। अगर मैं बात करूं कि मेरी राजनीति मेरी दिल्ली से एक तरीके से शुरू हुई, दिल्ली विश्वविद्यालय से मेरी शुरू हुई, इलेक्शन से शुरू हुई। और रही बात इस चीज़ की कि मैं ना कभी एमएलए रही ना कभी एमपी रही, भगवान ने चाहा तो शायद जल्दी ही बन भी जाऊं, और अगर नहीं चाहा तो मैंने 12 साल, 10 से 12 साल मैंने संगठन को दिए हैं, और संगठन की राजनीति से ज़्यादा अच्छी राजनीति कोई होती ही नहीं है। पार्टी को बढ़ाने का काम किया है, जहाँ पार्टी ने मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी लगाई, चाहे स्टूडेंट्स के लिए लगाई या मेन विंग में कहीं पे लगाई, तो मैंने परफॉर्म किया है। दिल्ली की राजनीति को कैसे देखते हैं आप? दिल्ली में एक तरफ से अभी मैंने देखा सुबह सुबह आपका एक ट्वीट भी था, मनीष सिसोदिया जेल से बाहर आए तो उन्होंने कह दिया सत्य की जीत हुई, सत्यमेव जयते। तो एक बात बताइए, घोटाले मतलब जितने बीजेपी के नेता कर रहे हैं शायद ही कोई कर रहा हो, मतलब गिनवाने आए, या बुरे काम जितने बीजेपी के लोग कर रहे हैं शायद ही कोई कर रहा हो। सबसे बड़ा एक लाइव एग्जांपल आपको मैं बताती हूँ, एक लड़ाई जो मैंने लड़ी थी हरियाणा में। एक खेल मंत्री होते थे हरियाणा, खट्टर साहब की सरकार में, संदीप सिंह। एक हमारी महिला कोच बहन थी, जिन्होंने ये सामने आके बताया था कि बंद कमरे में उसने उसके साथ छेड़छाड़ करी, उसके साथ बर्बरता करने की कोशिश करी थी। उस समय पे खुद मुख्यमंत्री ने ये बात बोली थी सामने आके कि वो लड़की अनग्रल बातें कर रही है। तो अगर वो लड़की गलत बात कर रही थी तो आज अभी एक हफ्ता पहले की बात है कि वो दोषी, उस पे मुकदमा चलेगा, एज अ दोषी कोर्ट ने बोला है कि अब उस पे मुकदमा चलेगा। तो अब ये बीजेपी क्यों उसको टारगेट नहीं कर रही, क्यों जेल नहीं भेज रही है? और दूसरी बात, आज तक भी जब इस तरीके की कोई एफआईआर होती है सबसे पहले अरेस्ट होता है, अरेस्टिंग होती है। आज तक भी वो अरेस्ट छोड़िए, उसे मंत्री पद से भी नहीं हटाया गया। खट्टर साहब ने वो एक बड़ा सीरियल वाले वे में, जैसे हमारे इंडियन सीरियल्स में नहीं होता है, नहीं करूँगा नहीं करूँगा वैसा वाला, तो ऐसे 3 बार टेबल को विधानसभा में पीट पीट के बोला था, नहीं हटाऊंगा संदीप सिंह को, नहीं हटाऊंगा नहीं हटाऊंगा। तो यहाँ तो नाटक चल रहा है बीजेपी में, तो सब कोई किसी तरीके का नाटक, सीरियल से इंस्पायर होके, मेरे ख्याल में इन लोगों को काम करने की आदत तो है नहीं, बैठ के सीरियल देखते रहते हैं और वही आके विधानसभा लोकसभा में ये लोग बोलते रहते हैं। और हमने विधानसभा में तो देखा ही है, मैंने देखा है, और आप लोगों ने लोकसभा में देखा होगा। नहीं, इसलिए मैं दिल्ली की राजनीति से देखा कि दिल्ली में इंडिया गठबंधन एक हो जा रही है कि चलो मनीष सिसोदिया का हो या फिर हो तो हम सपोर्ट कर रहे हैं। यही देखिए पंजाब में तो विधानसभा चुनाव आता है तो उसमें अलग से कांग्रेस को आरोप लगाते रहते हैं आम आदमी पार्टी। तो फिर ये कैसे गठबंधन और कैसा लॉबी बन रहा है? गठबंधन मतलब, आई एम सॉरी, मतलब मैंने आधा उत्तर आपका पहले वाले क्वेश्चन का दिया था, इसी चीज़ की कड़ी में मैं बताती हूँ। चलो हमारे यहाँ की बात करती हूँ, जिस पुराने घर से मैं आती हूँ, एनसीपी से। हमारे यहाँ अनिल देशमुख जी गृह मंत्री होते थे, उनको कितने दिन जेल में रखा, उन पे कोई भी मुकदमा साबित नहीं हो पाया। अगर इतना ही गलत थे वो, तो मतलब आपने बता दिया इतने हजार, इतने 100 करोड़ ले लिए, इतना पैसा ले लिया, इतने इतने हजार पन्नों की आपने चार्जशीट दाखिल कर दी, लेकिन वो तो दोषी नहीं पाए गए। तो सेम चीज़ आप देखिएगा आखिरी में सिसोदिया जी की भी मिलेगी और अरविंद केजरीवाल जी की भी मिलेगी। और इनके जो दोषी हैं, आप देखिए अभी रीसेंट दोषी की अगर हम फेरी लिस्ट देखें तो बृजभूषण शरण, जो चौड़ी छाती करके घूम रहा है, और वो लड़की वहाँ बेचारी लड़ रही है, विनेश फोगाट लड़ रही है। क्या बृजभूषण शरण आज जेल में नहीं होना चाहिए था? जब देश के इतने बड़े पहलवान, देश के लिए जो मेडल लाते हैं, ओलंपियंस हैं, उन्होंने आके बता दिया कि वो गलत कर रहा है, लेकिन वो तो चौड़ा होके घूम रहा है। क्या कह रहा है? इन्हें लोकसभा नहीं जीतना क्या, इन्हें विधानसभा नहीं जीतना क्या बीजेपी को, जो मुझे जेल भेज देंगे? एंड सही बात है, वो तो आज तक भी जेल नहीं गया, संदीप सिंह आज तक भी जेल नहीं गया। जेल कौन जा रहा है? आम आदमी पार्टी के लोग, एनसीपी के लोग, कांग्रेस के लोग। जेल हम लोग जा रहे हैं, ये लोग सत्ता की मलाई खा रहे हैं। अच्छा, तो ये जो विनेश फोगाट और ब्रजभूषण के अगर जिक्र हो ही गया है तो आपको ये बताएं कि अभी जो एक चर्चा सोशल मीडिया पे सब कह रहे हैं कि ओलंपिक में भी साजिशें हुई हैं, षड्यंत्र हुआ है,
विनेश फोगाट को लेकर, और जब मेडल जीती तो विनेश फोगाट को लेकर प्रधानमंत्री भी ट्वीट करते हैं, संतावना देते हैं, और जब उन्हें सड़क पे घसीटा कर जा रहा था सड़क पे, तो फिर कोई बीजेपी वाले लीडर ने मुझे याद है उस आंदोलन में मैं भी थी। मैंने यात्रा निकाली थी हरियाणा से। हम लोग दिल्ली की तरफ मूव कर रहे थे। सुबह 6 बजे, मतलब इस पूरी प्रोसेस को ज़्यादा लंबा नहीं करूँगी मैं। सुबह 6 बजे हमारी गिरफ्तारी चली थी। दिन में 10-11 बजे तक गिरफ्तारी चली थी, जिसमें एक लेडी ऑलमोस्ट मरते-मरते बची थी। मतलब इस तरीके का इन लोगों ने इस आंदोलन को दबाने के लिए प्रयास किया था। और अगर अब हम बाद में वापस से आ जाते हैं विनेश फोगाट जी पे और सारे लोगों पे, ये देश का के लिए मेडल लाने वाले लोग हैं। आप देखिए कि आज हम मोदी जी ने एक ट्वीट कर दिया। उस दिन मोदी जी कहाँ गए हुए थे जब वो यहाँ जंतर मंतर पे उनसे सिर्फ 400 मीटर दूर बैठे थे। एक ट्वीट मिलना तो छोड़िए, मिलने भी आ सकते थे, आके बता सकते थे कि जितना हंस हंस के वो उसके परिवार से उस समय बात कर रहे थे, क्या एक फोन तब नहीं कर सकते थे? क्या एक ट्वीट तब नहीं कर सकते थे? क्यों? उनकी सरकार के का आदमी था इस वजह से। और आज उन्हें शर्म नहीं आई? मतलब मैं बड़ी बुरी बात बोल रही हूँ, आज उन्हें शर्म नहीं आई उसी बेटी के लिए ट्वीट करते हुए? आज वो वही बेटी है जब उनकी सरकार के, उनके प्रशासन के लोग उसके साथ बर्बरता कर रहे थे, आज वो मेडल लाई। और हाइट तो ये है कि उस बेचारी के साथ वहां भी राजनीति हो गई है। विनेश फोगाट, बिल्कुल। तो ये यही तो समझ में नहीं आ रहा है कि वहां राजनीति कैसे हुई है। भाई इनके लोग बैठे होंगे जब ये, आप ये बताइए, मोदी जी इतना बड़ा चेहरा है, इतना बड़ा देश के मतलब विश्व के सबसे बड़े लीडर्स में से एक आते हैं, सबसे लोकप्रिय लीडर हैं। ये क्लेम करते हैं कि ये युद्ध रुकवा देते हैं, ये शांति वार्ता करवा देते हैं। अरे 100 ग्राम मतलब कितना होता है 100 ग्राम? आप कह देते वो बच्ची एक दिन रोटी ना खाती, एक दिन अपने बाल मुंडवा लेती। मेडल जरूरी था या बाल? एक महिला के लिए बाल सबसे ज़रूरी होते हैं, लेकिन शायद उसके लिए देश सबसे ज़रूरी है, वो उस समय वो बाल भी मुंडवा लेते और 100 ग्राम एडजस्ट हो जाता। तो यहाँ से फोन करके ऐसा किया गया? हुआ होता तो शायद आज हमारी बहन गोल्ड लेके आती, और उसकी वैसी पिक्चर्स हम नहीं देखते जैसी हम देख रहे हैं। चलिए, ये तो अभी तो एलिगेशन है कि सभी बोल रहे हैं ऐसे ही कि षड्यंत्र हुआ विनेश के साथ, लेकिन ऐसे कुछ कहानी निकलेगी तो मैं आपको जरूर बताऊंगा। लेकिन फिलहाल सोनिया जी, एक चीज़ बताइए कि आप कांग्रेस के लिए क्या नया लगता है कि हरियाणा और दिल्ली ओवरऑल के लिए जो अभी आएगा, तो राहुल गांधी जो बतौर नेता उनकी अब चर्चा होने लगी, और भारत जोड़ो न्याय यात्रा की भी चर्चा होने लगी जब से उन्होंने यात्रा निकाले। तो कुछ लोग कहते हैं कि भारत जोड़ो न्याय यात्रा पहले वाला ठीक था और दूसरे वाले में कुछ कमी रह गई, अगर अच्छे से हो पाता तो मतलब हम और भी सीटें जीत सकते थे, इंडिया गठबंधन 240 से एबव हो जाती और हम बहुमत में होते। तो इसके लिए आप क्या, आपको ऐसा लगता है कि थोड़ी कहीं कमी रह गई हो थोड़े से? देखिए बहुत अच्छी बात है अपनी कमियों पे चर्चा करना, और हमेशा आपको अपने अंदर कमियां ही देखनी चाहिए। जब जब आप अपने अंदर सारी खूबियां देखने लग जाते हैं तो इम्प्रूवमेंट का जो स्कोप है वो ख़त्म हो जाता है। तो हर पार्टी को अपने अंदर कमियां ज़रूर देखनी चाहिए और हर नेता को अपने अंदर कमियां ज़रूर देखना चाहिए। तो राहुल जी हमारे देश के लीडर हैं और हमारे नेता प्रतिपक्ष हैं, उन्होंने वो किया है तो कुछ सोच समझ के ही किया है। और रही बात इस चीज़ की, भारत जोड़ो न्याय यात्रा की, देखिए मुझे ये लगता है कि वो मणिपुर में जो भी हमारी बहनों के साथ हो रहा है और जो भी वहाँ हो रहा है वो इतना बुरा हो रहा है कि उस चीज़ को देश के सामने बहुत लाना ज़रूरी था। और मैं इस चीज़ के लिए धन्यवाद करती हूँ कि राहुल जी ने उस चीज़ को देश के सामने लाया और लोगों को बताया कि एक स्टेट में कैसे प्रयोजित सुनियोजित तरीके से हिंसा करवाई जा रही है। और रही बात इसकी, देखिए वो उनका लुकआउट है, क्योंकि उस समय मैं पार्टी में नहीं थी और मेरा बोलना नहीं बनता। और अगर मेरे से राय मांगी जाएगी तो विद इन द पार्टी मैं राय अपनी ज़रूर रखूँगी। मुझे नहीं लगता मुझे अपनी कमियों पे या किसी चीज़ पे यहाँ बात करने की ज़रूरत है। अच्छा, अग्निवीर और किसानों का जो जिक्र होता है वो हरियाणा पंजाब में ज़्यादा अभी भी है, तो इन दोनों के लेकर आपकी क्या राय है? देखिए हरियाणा हो, पंजाब हो, वेस्टर्न यूपी हो या राजस्थान हो, का जो ये वाला इलाका है, ये सारे
कृषि से जुड़े हुए क्षेत्र हैं और ज़्यादातर जो भी किसान होता है, अक्सर एक किसान के घर से एक फौजी ज़रूर होता है। तो आप देखिए पहले मोदी गवर्नमेंट ने ये 3 काले कानून लाए और उसके बाद किसानों को वहाँ बिठाया और जब किसान पीछे नहीं हटा तो उनसे वो खुन्नस निकालने के लिए उन्होंने हमारे ऊपर अग्निवीर लाद दी। लेकिन आप एक बात देखिए रशिया का क्या हाल हुआ है, इसी तरीके की परियोजना रशिया में भी है। क्या मतलब ये किसान को और किसान के बच्चे को ख़त्म करने के लिए ही लाया गया है? हमें तो यही लगता है क्योंकि ये लोग देख बर्दाश्त ही नहीं करते। जो लड़ने वाली कौम है, जो किसान मजदूर कौम है, वो लड़ने वाली कौम है, उनके बच्चे हैं जो लड़ने वाले हैं, तो ये बर्दाश्त ही नहीं करते किसी को आवाज़ उठाने वाले को। तो ये हर जगह जो भी चाहे इनको कोई पॉलिसी ला के हो या इनको किसी भी तरीके से ये आवाज़ को दबाने का काम करते हैं और ये चाहे वो किसान के काले 3 कानून हों या अग्निवीर परियोजना हो, ये दोनों आवाज़ को दबाने के लिए और एक सबक को सिखाने के लिए मुझे ज़्यादा लगता है। देश हित में तो इसका कुछ है ही नहीं। चलिए ये तो उन पे भी बातचीत हुई और एक जो लास्ट सवाल आपसे ये मैं जानना चाहूँगा कि आपके जो कंपैरिजन है वो किया जा रहा है कर्नाटक में डीके शिव कुमार ने जैसे कांग्रेस को संजीवनी दी थी कि वहाँ पे सीट जीत कर उन्होंने बहुत ज़्यादा दिया, उन्होंने तब कुछ नहीं मांगा, है ना? तब भी बोले कि हमने जो सोनिया गांधी जो मिलने आई थी उनसे जो मैंने वादा किया वो मैंने पूरा किया। तो फिर अब लोग ये कहने लगे कि वो साउथ का था, नॉर्थ की अगर बात करें तो ठीक ऐसे ही सोनिया दुहन है जो कुछ नहीं मांग रही हैं। तो कोट करके लोग चलाने लगे कि ये डीके जो है लेडी डीके हैं नॉर्थ की। अच्छा। तो कांग्रेस को ऐसे ही यहाँ भी मजबूत करके वो देंगे। तो इस पर कोई आपका कमेंट? देखिए आई एम ग्लैड कि मुझे इतने सीनियर लीडर्स से कंपेयर किया जा रहा है और मैं कोशिश करूँगी कि लोगों की इस बात पे मैं बखूबी पूरी उतरूँ। और देखिए मैं कांग्रेस पार्टी के लिए काम करना चाहती हूँ। पहले भी मैंने इसी विचारधारा के लिए काम किया, मैं विचारधारा के लिए काम करना चाहती हूँ। और एक और बात, मुझे जब बेंगलुरु में मैडम मिली थी, सोनिया जी मिली थी, तो मैंने उनको ये बोला था मैं विचारधारा कभी नहीं त्यागूंगी। तो आज मैं आपके माध्यम से कहना चाहती हूँ कि आज मेरे पास पूरे चांसेस थे विचारधारा त्यागने के, ऑफर्स भी थे, बट मैंने अपनी विचारधारा से कॉम्प्रोमाइज़ नहीं किया। तो मैंने जो मैडम को बोला था वो मैंने किया। अच्छा संक्षिप्त में अगर बात करें तो आप हिसार के कुरुक्षेत्र से रहने वाली हैं, बीएससी की। राजनीतिक सफ़र में अभी तक के राजनीतिक सफ़र और मैनेजमेंट कैसे होता रहा? कहाँ से शुरू हुआ, कहाँ पे आए हम? ये तो हमने आपको बताया, अपने तौर से आपको क्या लगता है कि कहाँ से कहाँ है ऊपर? देखिए किसान के बच्चे हैं। मैं तो एक बहुत खेती ही बाड़ी का भी जिक्र हो जी, रहा जी, था। जी, बिल्कुल एक बड़े आम से घर से आती हूँ और अगर कई बार लोग मेरे हाथ देख के पूछते हैं, ऐसे आदमियों जैसे हाथ हैं, इतने मतलब कटे-फटे हाथ हैं। तो जब आप दराती से घास काटते हो या फसल काटते हो तो आपको कई बार लगती है आपके हाथ में। जब आप हमारे यहाँ नूड़ा निकालते हैं, जैसे अभी बाड़ी लगी है, मतलब कपास कॉटन लगी है, तो उसको उसकी माटी को खोदा जाता है ताकि खरपतवार हट जाए। तो उस सारी चीज़ों से आपके हाथ बहुत भारी हो जाते हैं, आदमियों जैसे हो जाते हैं, उसमें फेमिनाइन लुक आना बंद हो जाती है। तो कई फीमेल्स मुझे पॉलिटिशियंस पूछती हैं। तो ये उस खेती का ही वो है और ये उस जज्बे का ही ये है जो किसान परिवार से आने के वजह से मेरे अंदर है कि मुझे लड़ना आता है, मुझे मेहनत करनी आती है। उसके बाद शुरुआत कहाँ, अंत कहाँ मालूम नहीं। भई मुझे 10 उँगलियाँ भगवान ने दी है, मेहनत करके खाने वाले परिवार में मुझे पैदा किया है। तो मैं रोज़ इस खुशी से सोना चाहती हूँ कि मैंने अपने समाज, अपनी कौम, भी किसान कौम में मैं पैदा हुई हूँ, उसके लिए कुछ किया। इसी सैटिस्फैक्शन से मैं रोज़ सोना चाहती हूँ। मैं कुछ ऐसा कॉज़ मेरे स्टेट के लिए, मेरे देश के लिए और मेरी कौम के लिए करना चाहती हूँ और इसी के तहत मैं रोज़ उठ के मेहनत करती हूँ और रोज़ अगले दिन का भी मेरा यही जज़्बा रहता है। चलिए सोनिया जी, आगे की भी आपको शुभकामनाएँ कि आपको कांग्रेस में आए और कांग्रेस की तरफ से कुछ नया कमान दायित्व तो मिले जिसको आप संभालें और आगे की भी सफ़र आपकी राजनीति में अच्छा रहे। मैं यही शुभकामनाएँ के साथ मैं ये आपको बहुत धन्यवाद दूँगा कि आप न्यूज़ तक में आए, अपना कुछ वक़्त बेशकीमती वक़्त निकाला आपने हमें दिया। और हम दुआ करते हैं कि जब आपको कुछ अच्छा वो हो, पोस्ट प्रमोशन मिले, कांग्रेस की तरफ से कोई दायित्व मिले, तो ज़रूर आएँ, न्यूज़ तक को समय दें और हम इस पर और भी बातचीत करेंगे आगे। फ़िलहाल आपके आने की बहुत-बहुत शुभकामनाएँ। थैंक यू सो मच और आप लोगों के समय के लिए भी बहुत-बहुत धन्यवाद।